हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज का चैप्टर 2 का लेवल 2। आई होप आपको लेवल 1 सॉल्व करने में मजा आया होगा, आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेवल 2 का सेशन। आई होप आप लोग पहले खुद का सम सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि एक बार जब खुद का सम सॉल्व हम करते हैं तो मजा आता है कि अगर अपना राइट आंसर है तो बहुत खुशी मिलती है दिल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने 26। देखो लेवल 1 वाला जो था वो 1 से लेकर 25 तक का था। अब लेवल 2 जो है, लेवल 2 इज फ्रॉम 26 टू 50। तो ऐसे टोटल देखो इस चैप्टर के 50 एमसीक्यूज आपके हंसते खेलते सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू आज के सेशन का जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। याद रखो, नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? दो पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पेरेंट से फीमेल गैमेट आता है, एक पेरेंट से मेल गैमेट आता है और दोनों मिला के जाइगोट बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। पहला ही ऑप्शन फॉल्स है। पहला ही ऑप्शन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, सिंगल पेरेंट्स नहीं, डबल पेरेंट या टू पेरेंट्स, टू अलग अलग पेरेंट्स चाहिए होते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है? वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग। हाफ कैरेक्टर्स मदर से, हाफ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, तो हमको जाइगोट में वेरिएशंस देखने मिलते हैं, ये ट्रू है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ मेल एंड फीमेल, ये भी ट्रू है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मतलब बच्चे का जीन पूरी तरीके से पेरेंट्स से मैच नहीं करता है, क्योंकि आधे जीन्स मदर से आए हैं, आधे जीन फादर से आए हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने बोला था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ये आंसर करेक्ट टिक किया था, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आज के लेवल में, पर आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। देखो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे कि मैम थोड़े से क्वेश्चंस रिपीटेड है। जो क्वेश्चंस रिपीटेड है उनका पैटर्न हमने बदल बदल के दिया है, और वो इसीलिए रिपीटेड है क्योंकि वो हर साल नीट में या सीईटी में 100% पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एक ही टॉपिक के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, तो इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि हाँ बाबा, मैम ने ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है, मतलब ये एग्जाम में आने वाला है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट माइंडेड रखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चंस को क्यों रिपीट किया है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट। तो हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है ढूंढने। देखो एंट्रेंस वगैरह में क्या होता है, आपको कभी भी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने नहीं बोलेंगे, आपको हमेशा उल्टा ढूंढने बोलते हैं, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि भाई रॉन्ग ढूंढ के दिखाओ। मतलब चोर पुलिस के खेल में सच कौन बोल रहा है वो नहीं बताना है, झूठ कौन बोल रहा है वो बताना है। ओके, ऑल राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया गया होगा। ऑल राइट, अभी मैमेलियन स्पर्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक याद रखो कि कोई भी मैमेलियन स्पर्म या ह्यूमन स्पर्म कब तक एक्टिवेट रह सकता है? एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स। ओके, 24 आवर्स से ज्यादा ही एक्टिवेटेड रहता है, मतलब 48 to 72 आवर्स अगर मैं बोलूं तो करेक्ट होगा। स्पर्म्स 48 to 72 आवर्स तक एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी बताई गई है। सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ द मीडियम एंड इट्स मोस्ट एक्टिव इन अल्कलाइन पीएच, ये करेक्ट है। स्पर्म्स को बेसिक पीएच चाहिए होता है, तो वो ज्यादातर बेसिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। स्पर्म्स मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, ये तो भाई हमने पढ़ा ही था कि सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड हमारे स्पर्म को बोलस में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म्स एकदम चिपचिपे हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्पर्म इज वायबल ओनली फॉर 24 आवर्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि स्पर्म कितने टाइम तक वायबल रहता है? 48 to 72 आवर्स। और लास्ट में क्या बोला गया है? वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। तो स्पर्म की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म आपके ओवा तक पहुंचेगा और कौन सा स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंचेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्पर्म जो है वो 24 आवर्स तक नहीं रहता है, 24 आवर्स से ज्यादा टाइम तक वायबल रहता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। देखो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एलएच हार्मोन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन बना रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल नहीं है, ये यूट्रस का पार्ट है, दिस इज ब्रेन वाला पार्ट, एंड दिस इज आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स डीजनरेटेड। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद जब
कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ये आंसर राइट दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड? क्या पूछा है आपको? नॉट इंक्लूडेड इन ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो पहला पॉइंट हमको क्या दिया गया है? जाइगोट एक्स्ट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी ZAFT। ऐसा कोई टेक्निक हमने नहीं पढ़ा है, हमने ZIFT पढ़ा था, जिफ्ट और गिफ्ट हमने पढ़ा था, तो ये वाला रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ET, मतलब IVF एंड ET, ये करेक्ट है। थर्ड, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट, ये भी करेक्ट है। फोर्थ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला आंसर रॉन्ग है और हमको नॉट इंक्लूडेड बोला गया है। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग्स द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है, ठीक है? ओके, कॉन्डम्स डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, क्या बोला गया है? कॉन्डम्स के वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। कॉन्डम्स की वजह से स्पर्म ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि पेनिस के ऊपर ऐसा एक रबर जैसा स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जिसके वजह से जो भी स्पर्म पेनिस से निकल रहे हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो स्पर्म की मोटिलिटी कम नहीं होती है, स्पर्म ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। Diaphragm, cervical caps and vaults are for both males and females. No, this is only for females. तो ये भी false है, हमको false statement ढूंढने बोला है, ठीक है? So first false है, second false है। थर्ड देखो, IUDs यानी इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस, मतलब लिप्स लूप या कॉपर वाला टी कॉपर, ये सारे एक्सपर्ट नर्सेज ही लगा सकते हैं, करेक्ट? या तो एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज ही इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट। स्टेरिलाइजेशन इज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी, मतलब अगर आपने समझो वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा दिया तो आप वापस कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते 99.9%। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन से दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। तो ये देखो, ये डी वाला देखो, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रॉन्ग बताया गया है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्लियर? ओके। डैश कॉजेज द मैमरी ग्लैंड्स टू एनलार्ज एट प्यूबर्टी। देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन से हार्मोन की मदद से फीमेल का ब्रेस्ट एनलार्ज होता है? जब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से फीमेल्स के मैमरी ग्लैंड्स और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन किया जाता है। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीजेस और इट कॉजेस मैमरी ग्लैंड्स टू एनलार्ज। जब फीमेल बच्चा पैदा करती है तो उस टाइम पे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन आता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है और टेस्टोस्टेरॉन तो मेल हार्मोन है। तो ये तीन आंसर नहीं आएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेन इज, सीमेन में क्या क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड होता है, एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स आते हैं, टेस्टिस से, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से कुछ फ्लूइड ऐड किया जाता है। तो तीनों ऑर्गन से कुछ ना कुछ मिलके आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? ओके, अगर थियोरी पक्की रहेगी तो 100% समझ में आएगा, अगर थियोरी नहीं पढ़ा है तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अ चाइल्डलेस कपल, समझो अगर कोई ऐसा कपल है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, can be assisted to have a child through a technique called gift. So full form of the technique is, ये तो आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े वर्ड्स में दिया गया है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अभी हमने पीछे 2-3 क्वेश्चंस पहले भी देखा ना, गिफ्ट का फुल फॉर्म। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज नोन एज व्हाट? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे को जब बॉडी से बाहर डिलीवर किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन में तो जाइगोट बनता है, लैक्टेशन में तो मिल्क प्रोड्यूस होता है, और इम्प्लांटेशन में एम्ब्रियो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? चाइल्ड को डिलीवर करना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गबरनैक्यूलम कॉर्डिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर दैट, देखो मैंने आपको बताया था ऐसा स्क्रोटम रहता है और इस स्क्रोटम के अंदर अपना टेस्टिस रहता है। टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में देखो, ये स्क्रोटम है और ये टेस्टिस है। टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहता है, इसको हम बोलते हैं गबरनैक्यूलम या ग्यूबरनैक्यूलम, व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस। ये क्या करता है? ये हमारे टेस्टिस को हिलने डुलने नहीं रहता है, एक जगह पोजीशन पे पकड़ के रखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, पर बाकी के ऑप्शंस भी देखो। इट फैसिलिटेट्स इजैकुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, नो।
pulls down the testis during breeding season into the scrotal sac. No, टेस्टिस को नीचे लाना है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से नीचे लाया जाता है. अलाउज डेली माइग्रेशन ऑफ टेस्टिस. ऐसा नहीं होता कि सुबह के टाइम पे टेस्टिस बाहर आ जाएगा और रात के टाइम पे टेस्टिस वापस एब्डोमेन में चला जाएगा. टेस्टिस कोई स्कूल के जैसा नहीं है, संडे को बंद रहेगा, संडे को एब्डोमेन में चला जाएगा, मंडे को स्क्रोटम में आएगा, ऐसा नहीं होता है. एक बार आपका टेस्टिस चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, जब फीटस 3 मंथ्स का होता है या 3 to 5 मंथ्स का होता है, तो उस जो मेल फीटस होता है उसका टेस्टिस उसके एब्डोमेन से बाहर आ जाता है. वन शॉर्ट लेक्चर में मैंने ये क्लियरली बताया था. ओके, अदरवाइज अगर समझो किसी का टेस्टिस एब्डोमेन में ही अटक गया तो उस पर्सन को हम बोलेंगे क्रिप्टोरकिडिज्म, और उसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं, स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं और वो फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए. हमारा गबरनैक्यूलम टेस्टिस को पकड़ के रखता है. ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम. ये तो मैंने अपने लेक्चर में भी पूछा था आपसे. एक्रोसोम किससे बनता है? एक्रोसोम बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से. इसमें हमको कुछ सोचना ही नहीं है. सीईटी में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 50 सेकेंड्स में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, मैच द फॉलोइंग टेबल एज 4 मेथड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन. तो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दिए गए हैं. चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहला क्या दिया गया? ओरल पिल. ओरल पिल क्या करेगा? ये हमारे ओव्यूलेशन को होने से रोकेगा, यानी कि फीमेल के ओवरी से ओवा को रिलीज नहीं होने देगा. तो ए का ऑप्शन है 3. नेक्स्ट बी का ऑप्शन क्या है? कॉन्डम प्रिवेंट्स स्पर्म्स रीचिंग सर्विक्स. मतलब देखो, ऐसा वजाइना होता है फीमेल का, वजाइना से पीनस अंदर आता है, तो यहाँ से जो स्पर्म्स निकलते हैं वो स्पर्म्स सर्विक्स में जाते हैं. लेकिन हमने क्या किया? पीनस के ऊपर हमने कॉन्डम की लेयर लगा दी, तो अब कॉन्डम के वजह से स्पर्म सारे अंदर ही रह जाएंगे और ये स्पर्म सर्विक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो बी का ऑप्शन है ए. बी का ऑप्शन है फर्स्ट. फिर नेक्स्ट सी, वैसेक्टोमी. मतलब क्या होता है? वैसेक्टोमी यानी कि मेल्स का वास डिफरेंस कट कर देना. अगर आपने मेल्स का वास डिफरेंस कट कर दिया, समझो ये आपका टेस्टिस है, इधर से वास डिफरेंस निकला, इसको अगर हमने कट करके ऐसे बांध दिया, तो अब आगे का जो वास डिफरेंस है इसमें आपके स्पर्म्स नहीं जाएंगे. देखो, यहाँ से जो स्पर्म्स निकल रहे थे वो आपके वास डिफरेंस के पास जाते हैं, लेकिन ये स्पर्म्स यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं. तो अब मेल के पीनस से जो सीमेन निकलेगा उस सीमेन में स्पर्म्स नहीं होंगे. तो वैसेक्टोमी में क्या होता है? सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म. सीमेन के पास स्पर्म्स नहीं होते. तो सी का ऑप्शन आएगा 4 और डी का ऑप्शन आएगा इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, क्योंकि फीमेल के सर्विक्स में हम कॉपर टी लगा देते हैं जिसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं जा पाता है, तो इम्प्लांटेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी के साथ अपने ऑप्शंस मैच कर रहे हैं. सबको इतना समझ में आया? ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स मेक देयर अपीयरेंस फ्रॉम सेल वॉल ऑफ. मतलब क्या बोला गया है? आप मेल्स की बात करो या फीमेल्स की बात करो, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर भी उनका जो टेस्टिस होता है, उनकी जो इनर लेयर होती है वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं. ये जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म बनता है. और अगर हम फीमेल के ओवरी की बात करें तो फीमेल के ओवरी में भी जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, इनसे ही ऊगोनिया बनता है. फिर ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट, फिर सेकेंडरी ऊसाइट, ऐसा. ठीक है, या प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं गोनैड्स. क्या बोलते हैं? गोनैड्स. तो जो जर्म सेल्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? गोनैड से बन रहे हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि ये सारी चीजें तो प्रेगनेंसी के बाद होती है. प्रेगनेंसी करने के लिए तो गैमेट चाहिए, और गैमेट बनता कहाँ से है? गोनैड्स में. ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर समझो किसी रीजन के वजह से वासा इफ्रेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड, The gametes will not be transported from which organ? सब लोग ध्यान से देखो, मैं आपको डायग्राम बताती हूँ. ये अपना मेल का टेस्टिस है, इधर पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से सारा का सारा स्पर्म रेटे टेस्टिस के पास आता है. देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये रेटे टेस्टिस है. रेटे टेस्टिस से आपका स्पर्म्स वासा इफ्रेंशिया के पास जा रहा है. किसके पास जा रहा है? वासा इफ्रेंशिया के पास. और हमको क्या बोला है कि हमने ये वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक कर दिया है. तो वासा इफ्रेंशिया अगर ब्लॉक हो गया तो आपका स्पर्म एपिडिडाइमस तक नहीं पहुंच पाएगा. किस तक नहीं पहुंच पाएगा? वासा इफ्रेंशिया को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो एपिडिडाइमस तक स्पर्म्स नहीं पहुंचेगा. एपिडिडाइमस
तक स्पर्म्स आपका नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक स्पर्म्स नहीं पहुंच रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में फीमेल रिप्रोडक्टिव है, इधर पे स्पर्म का कुछ लेना देना नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, देखो अगर तुमने वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक कर दिया है तो एपिडिडाइमिस तक स्पर्म नहीं पहुंच रहा है, एपिडिडाइमिस तक स्पर्म नहीं आया है, तो वो वास डिफरेंस तक कैसे जाएगा? सो दिस इज रॉन्ग। वजाइना टू यूट्रस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आपका वास इफ्रेंशिया ब्लॉक हुआ है तो आपके स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंचेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिन बच्चों को पूरा ट्रांसपोर्ट पाथवे याद होगा वही लोग ये सॉल्व कर पाए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट सेल ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड व्हाट? देखो जब आपका जाइगोट रहता है, जाइगोट क्लीवेज करके क्या बनाता है? ब्लास्टोमियर्स बनाता है। क्या बनाता है? ब्लास्टोमियर्स बनाता है, और यही ब्लास्टोमियर्स डेवलप हो होके ब्लास्ट्यूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लास्ट्यूला। पहले मोर्यूला बनता है, फिर ब्लास्ट्यूला बनता है। तो ब्लास्टुला के सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट डैश ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्म का डेवलपमेंट, मतलब स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो जो बनना है सब बनेगा। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल शीथ करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रासोम करेक्ट, शॉर्टनिंग ऑफ द स्पर्म, आपके स्पर्म की हाइट कभी छोटी नहीं होती है, जितनी ज्यादा स्पर्म की हाइट रहेगी उतना फास्ट स्विमिंग वो करेगा और उतना जल्दी वो ओवम के पास पहुंचेगा। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ। देखो एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? फीटस जो होता है मदर के वुम्ब में, जो फीटस होता है उस फीटस का हम एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करते हैं, ये पता करने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, या बच्चे का सेक्स क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये इंडिया में बैन है। ओके, तो एमनियोसिंथेसिस में हम क्या टेस्ट करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बी नहीं है, ए करेक्ट आंसर है। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल्स मैमरी ग्लैंड्स आर। देखो मेल्स के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन मेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स कैसे होते हैं? फंक्शनल नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है मेल्स के ब्रेस्ट से मिल्क निकलते हुए? ऐसा कभी नहीं होता है। तो ह्यूमन मेल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट फंक्शनल, और नॉन फंक्शनल के लिए दूसरा वर्ड क्या है? रूडिमेंट्री। तो रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है? नॉन फंक्शनल। ह्यूमन के मेल्स से कभी मिल्क नहीं निकलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन्स ग्लैंड, देखो मैंने आपको बताया था फीमेल का वजाइना वाला स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे वजाइना के साइड साइड में दो ग्लैंड्स होती हैं, छोटी वटाने के जैसी, जो वजाइना के साइड में प्रेजेंट रहती हैं। उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये वास डिफरेंस तो मेल ऑर्गन है तो ये नहीं आएगा, बर्ड्स के बारे में भी ये नहीं आएगा, फ्रॉक से रिलेटेड भी नहीं है, ये फीमेल से रिलेटेड है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी। देखो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है? फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, ये देखो यहाँ से आपका समझो ओवरी निकल रही है, 1 मिनट, यहाँ से देखो ओवरी निकल रही है, फिर ये आपका फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिय है। हाँ, तो क्या किया जाता है ट्यूबेक्टोमी में? जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इसको बीच में से कट करके यहाँ पे एक नॉट बांध देते हैं, यहाँ पे एक नॉट बांध देते हैं, ताकि यहाँ से अगर कोई स्पर्म अंदर आया तो वो स्पर्म आपके ओवा तक ना पहुंच सके। स्पर्म ओवा तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में हमने ब्लॉकेज कर दिया है। तो ट्यूबेक्टोमी की वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देखो एग फॉर्म होगा, क्योंकि एग का फॉर्मेशन ओवरी में हो रहा है, तो एग के फॉर्मेशन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, एग विल फॉर्म। प्रिवेंट कॉइटस, कॉइटस मतलब क्या होता है? वजाइना में पीनस को एंटर करना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, इसको कॉइटस बोलते हैं। तो कॉइटस भी होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। एम्ब्रियो कब बनता है? जब जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट ही नहीं हो रहा है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑल राइट। HIV अटैक्स व्हाट? HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करता है, और हमारे मेन इम्यून सेल्स कौन से हैं? हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स बताते हैं कि आगे जाके बी सेल बनाना है या टी सेल से ही काम चल जाएगा। तो HIV सबसे पहले जाके
टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है, ओके, और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को धजिया उड़ा देता है। ऑलराइट, ओके, अब आगे देखो क्या दिया गया है। डैश हार्मोन हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। कौन से हार्मोन का मेंस्ट्रुएशन में कुछ भी रोल नहीं है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके वजह से मेंस्ट्रुएशन में काफी फर्क पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, इसका मेंस्ट्रुएशन में कुछ लेना देना नहीं है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसका कुछ भी रोल नहीं है मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन से आपकी ग्रोथ डिपेंड नहीं करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. What is the purpose? सेम क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, लेकिन इसका ऑप्शंस अलग अलग है। तो स्क्रोटम का मेन पर्पस क्या होता है? वो हमारे स्क्रोटल टेम्परेचर को लोअर रखता है ताकि स्पर्म अच्छे से ग्रो हो सके। तो स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑर्गन्स के ऊपर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एपिडिडाइमिस का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। स्क्रोटम का एक ही काम है कि वो अपने टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा कम रखता है ताकि स्पर्म्स अच्छे से ग्रो हो सके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49। बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ अ स्पर्म इज टू कैरी टू एग। देखो, जब स्पर्म ओवम के अंदर एक्टिवेट एंटर करता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है? अपने साथ DNA लेकर आता है। तो जो स्पर्म के 23 गैमेट्स है और जो ओवा के 23 गैमेट्स है, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे? जाइगोट, जिसके पास 46 गैमेट्स हो। तो काम क्या होता है अपने स्पर्म का? DNA कैरी करना। माइटोकॉन्ड्रिया तो स्पर्म खुद यूज कर लेता है, राइबोसोम्स और RNA भी वो खुद यूज कर लेता है एनर्जी के लिए, लेकिन DNA जाके वो एग को देता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू डैश वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। आप अबॉर्शन कब करवा सकते हो? मतलब लास्ट टू लास्ट, फर्स्ट मंथ में भी आपने अबॉर्शन कराया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लेट अगर हो गया तो कितना लेट हम हो सकते हैं? 12 वीक्स, यानी 3 मंथ्स के पहले अबॉर्शन करवाना सेफ होता है। अगर 3 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया है तो फिर डॉक्टर्स अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो 12 वीक्स इज द राइट टाइम फॉर अबॉर्शन इफ यू डोंट वांट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको ये सारे MCQ सॉल्व करने में मजा आया होगा। मैंने सेशन को छोटा रखा है क्योंकि इस चैप्टर का वन शॉट बहुत बड़ा हो गया था, तो आपको जल्दी जल्दी आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर इसी तरीके की आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट करोगे तो आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी। बने रहिए चैनल के साथ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।